60 रुपये पेट्रोलियम प्राइस में एक ही हफ्ते में इजाफा करने के बाद महंगाई अपने उरूज पर है। 60 रुपये इजाफा डीजल पेट्रोल की कीमतों में मेरे ख्याल में ये काबिल यकीन भी नहीं था। 12 घंटे की लोड शेडिंग कब हुई इमरान खान के दौर में? अब महंगी हो गई है भाई, बहुत महंगी हो गई है ये। हमारी 1 मंथ इतनी फीस नहीं आएगी जितना हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। उस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में इस बार गरीब, मजदूर और दिहाड़ीदार तबके की आवाज़ बनने जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम के प्राइसेस में 30 रुपये एक बार इजाफा किया गया, जिसके बाद दोबारा 30 रुपये इजाफा किया गया। तकरीबन 60 रुपये पेट्रोलियम प्राइस में एक ही हफ्ते में इजाफा करने के बाद महंगाई अपने उरूज पर है। एक आम बंदा, एक दिहाड़ीदार बंदा जो 20,000 रुपये, 15,000 रुपये या 25,000 रुपये कमाने वाले शख्स जो है वो शदीद परेशान है। वो बुनियादी चीज़ें, वो पानी, वो आटा, वो चीनी, वो खाना, वो लाइट और दीगर चीज़ें, इनके अखराजात, तालीम एक आम बंदे की अफोर्ड से बहुत दूर होती जा रही हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में जो गरीब बंदा है, एक सस्ती सवारी समझी जाने वाली जो मोटर बाइक पर घूमने वाले लोग हैं, वो भी आज शदीद परेशान हैं। जो लोग अगर 300 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे तो आज उन लोगों को 600 रुपये का पेट्रोल डलवाना है, जिसकी वजह से लोग शदीद परेशान हैं। तो मकबार महंगाई की जो है वो चक्की में पीसा जा रहा है गरीब लोगों को, तो दूसरी जानिब इतने मौक़े ना रोज़गार के होने की वजह से लोग शदीद परेशान हैं। तो आज करेंगे गुफ्तगू कि पेट्रोलियम प्राइस की में इजाफे के बाद की सूरत हाल और उसी के साथ एनर्जी क्राइसिस, और साथ साथ करेंगे गुफ्तगू कि गरीब आवाम का है कोई पुरसान हाल। तो हमारे साथ प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में जुड़े रहिएगा। जी, हम पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं और पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे के बाद ये वो फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं जो इस पब्लिक को डील करते हैं, और इनसे जानते हैं कि जब पेट्रोल की प्राइस 60 रुपये अचानक इजाफा हुआ, लोगों के क्या तासुरात थे, कितनी परेशानी हुई पेट्रोल डलवाते हुए, डालते हुए, ये उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। जैसे ही पेट्रोल में इजाफा हुआ उसके बाद लोगों का क्या तासुर था? यार लोग जो है बहुत परेशान हो रहे हैं। पहले जो है ये सारा हुकूमत का काम है, हुकूमत से जो है पेट्रोल बढ़ा दी जा रही है। बंदे इधर को बहुत परेशान लग के पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं जैसे कम पेट्रोल डले तो फिर उसमें उनको जो है जो बहुत दिक्कत हो रही है। वो कह रहे हैं बंदे के इधर को पेट्रोल कम होना चाहिए। इधर को जैसे हुकूमत बढ़ा दी जाती है लोग परेशान बढ़ रहे हैं। लोग लड़ते हैं जब आपके पास आते हैं तो? हाँ सर, लोग लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं इतना जो पेट्रोल महंगा है, फिर इससे जो डलवाते जो 100 रुपये का डलवाता है वो बोलता है इसमें कम आ रहा है। कम जो आ रहा है तो जैसे महंगा होगा तो सर कम तो आप बताएं जितना जैसे पेट्रोल डालते हैं तो कैसा महसूस करते हैं लोग? बस लोग देखते हैं, मीटर को देखते हैं, गाड़ी को देखते हैं, और क्या देखते हैं, तो ताड़ते भी होंगे खतरनाक किस्म से यार ये क्या हो गया इन लोगों को, इतना महंगा दे रहे हैं पेट्रोल। तो वैसे एक बाइक वाले भी हैं, उनसे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से बाइक चला रहे हैं आप? 2003 से। 2003 से। कितने का पेट्रोल डलवाते थे आज से 60 रुपये बढ़ने से पहले? कितने का पेट्रोल फर्क आया? कभी 500 का, कभी 600 का टंकी बढ़ जाते थे। क्या सूरत हाल है अभी 50 का, 100 का, 200। तो क्या समझते हैं कि एक सस्ती सवारी है उसमें भी जीना मुश्किल हो गया है? तो जीना मुश्किल हो गया, बहुत जीना मुश्किल हो गया। और ये जो गवर्नमेंट आई है इसने ये जो पेट्रोल बढ़ाया है, IMF के कहने पे कि वो कर्जे अदा हो जाएंगे, वो पेट्रोल पे बढ़ाया, दूसरी चीज़ों पे बढ़ाया ताकि कर्जे अदा कर सकें, लेकिन ये कर नहीं सकेंगे। आप बताइएगा, बाइक एक सस्ती सवारी समझी जाती थी, अब इस पे भी चलना अब महंगी हो गई है भाई, बहुत महंगी हो गई है ये। क्योंकि मैं बाइकें चलाता हूँ, मेरे एक सवारी जो पड़ती है ना वो बराबर में छूट रही है, तो घर में क्या लेके जाऊँगा मैं? अच्छा, यही तो प्रॉब्लम नहीं हो रही। बचत नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या समझते हैं कि पेट्रोल से बढ़ने से क्या क्या महंगाई में कितनी महंगाई इजाफा? हर चीज़ महंगी होगी, नमक से लेके अपने गोश्त तक सब महंगा होगा। तो आप हुक्मरानों को कोई अपील करेंगे? हुक्मरान को बोलने का फायदा नहीं है, नहीं, उनको अपनी जेबें खत्म करनी है खाली बात। आप बताइएगा, ये बाइक सस्ती सवारी समझी जाती है, अब यहाँ पर भी किराया अफोर्ड नहीं कर पाता बंदा, क्या कर सकते हैं? हमारे सर पे जैसे लोग मुसल्लत है उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो सकता। एक बंदा सही काम कर रहा था, उसको आपने साइड पर कर दिया, अब आप भुगते हैं जो आम कर रही है। आप बताइएगा कि ये बाइक जो है इतनी सस्ती सवारी समझी जाती थी, आज इस पर भी चढ़ना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल बहुत मुश्किल हो गया। कितने का खर्चा आता है पेट्रोल में?
पहले तो 50 में डलवाते थे, बंदा कहीं का कहीं चला जाता था। अब कितने का? 200 के भी डलवाए तो कुछ भी नहीं होता। कोई फर्क नहीं पड़ता। चले कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले भी हैं सर, ये बताएं महंगाई का असर आप लोगों के पर पड़ा है? बहुत बड़ा है सर जी, हैं? बहुत महंगाई में। मतलब ये जो बाइक है जिस पे आप घूम रहे हैं, इस पे पेट्रोल पहले कितने का डलवाते थे, अब कितने का डलवाते हैं? पहले 100 का डलाते, अभी 300 रुपये पेट्रोल डला के दो ड्यूटी करे जॉब कर रहे हैं इधर। उससे भी कम कट जाता है ना? ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो गया है, बहुत परेशानी हो गई। सैलरीज बढ़ नहीं रही, तनख्वाह भी नहीं बढ़ रही है, और पेट्रोल हमारी आधी सैलरी तो पेट्रोल में चली जाती है। इधर आउट ड्यूटी लगती है, उधर चलो अभी मेरी सुबह से आउट ड्यूटी लगी है, 2 तलवार पे 3 तलवार गया हूँ, उधर से साउथ DIG के पास गया हूँ, 300 रुपये पेट्रोल खत्म हो गया है, रोटी भी नहीं खाई, रोटी के पैसे भी पेट्रोल पे डाल रहे हैं। क्या करें, इतना खर्चा महंगाई में क्या करें? तनख्वाह तो हमारी पेट्रोल में और खर्चे में पूरी जाती है, किराए के मकानों में। घर पे तो 10 रुपये भी नहीं भेज रहे हैं, वो खुद अलग परेशान है। चले महंगाई के मारे आवाम से गुफ्तगू कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्राइस में इजाफा, एनर्जी क्राइसिस। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिए जी। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस के इजाफे के बाद महंगाई में इजाफा हुआ है। इस सिलसिले में हमें मेडिकल की स्टूडेंट्स मिली हैं, आइए इनसे भी गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि ये क्या सोचती हैं महंगाई में इजाफे की वजह से। स्टूडेंट्स भी हैं तो पूछते हैं कि गुजारा कैसे होता है। बताइएगा कि पेट्रोलियम प्राइस अचानक 60 रुपये बढ़ जाने से क्या फ़र्क पड़ा है आपकी ज़िंदगी? किस तरह से बताएं सर कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो हम नॉर्मल मतलब अपने प्राइस पे आते थे यहाँ पर सिर्फ जिना सिंध मेडिकल से, हमें उसके डबल पे करने पड़ते हैं रिक्शे वालों को। और उसके अलावा भी आना जाना, फिर उसके बाद यहाँ से आप घर तक जाना है, उसका अलग इशू लग रहा है। तो मतलब एकदम से जो हम पर बर्डनाइज हुआ है, तो फैमिली भी डिस्टर्ब हुई है, जाहिर सी बात है, और हम खुद भी काफ़ी डिस्टर्ब हुए इस चीज़ से। अच्छा, वैसे कितना किराया लगता था जिना से यहाँ तक पहले आपका? पहले 150 लगता था, नाउ अब हमें 300 पे करने 300 रुपीज़ Totally डबल। doubled। अच्छा, तो वैसे स्टूडेंट का इस दौर में पढ़ना आसान है? नो सर, ये तो बहुत मुश्किल सवाल कर लिया आपने। बहुत मुश्किल है। ऑलरेडी हमारी फ़ीस भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा है, फिर भी एज अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी हमारी फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद फिर जब जो ट्रांसपोर्ट लगता है सर, फ़ीस से डबल होने लगा है ट्रांसपोर्ट। लिटरली हमारी 1 मंथ इतनी फ़ीस नहीं आएगी जितना हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा। अच्छा, आप लोग गर्ल्स भी हैं तो घर में पहले भी तो कुछ पकता था, अब भी पकता है, तो पहले और आज में कोई फ़र्क नज़र आया है कोई महंगाई में? सर महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। अपने पेरेंट्स को देखते हैं, उन्हें अपने लिए सेक्रीफाइसेस करते हुए देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन यही है कि जैसे मरियम नवाज ने कहा था कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ने लग जाए तो समझ जाए आपका वज़ीर आज़म चोर है। तो चोर है हमारे वज़ीर आज़म। गरीब आदमी के बाद सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहे हैं ना, वो इस वक्त स्टूडेंट का जो है ना, वो जोन सफ़र कर रहा है, क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्ट, हमारी बुक्स, मेडिकल की बुक्स थ्रू आउट ही महंगी होती है। मेडिकल की बुक्स बाहर से आती है, 3-3 हज़ार रुपये की एक बुक है। उसके बाद हमारा रोज़ाना का खर्चा ट्रांसपोर्ट का, अभी भी हम लोग 7 लोग एक रिक्शे में भर के आए। ये था कि पहले अलग अलग कर लेते थे कि मैनेज हो जाता था, लेकिन अब नहीं होता। तो हमें बहुत मुश्किल से 7-8 लोग मिलके एक रिक्शे में आते हैं। ग्रीन लाइन है, उसका इतना हमारे पास उसका भी रेंट देना पड़ता है, हमें फेयर देना पड़ता है, उससे आगे फिर हमें और फेयर देना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल हो गया स्टूडेंट के लिए मैनेज करना हर चीज़ को। आप वज़ीर आज़म साहब को, हुक्मरानों को क्या पैगाम देंगे कैमरा की आंख से? प्लीज़ आप इमरान खान को वापस भेज दें, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान खान थे, हमें उनसे उम्मीद थी। वो महंगाई अगर बढ़ भी रही थी तो चले आराम से ग्रेजुअली बढ़ रही थी कि हम लोगों को समझ आ रहा था, क्योंकि थ्रू आउट इकॉनमी मुतासिर हुई है कोरोना के बाद से। हमारे मुल्क की फिर थोड़ी कम हुई है और मुल्कों में बहुत ज़बरदस्त ब्रेक डाउन आए थे, लेकिन हम लोग वी वर सफरिंग, तो वी वर ऑल राइट, स्लोली हम लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन पेट्रोल 150 से 210, और कल जो हमें हार्ट अटैक आया था 250 रह गया, तो हम कहेंगे कि वी डोंट नीड यू, प्लीज। अच्छा, ये 250 तक जो जाने की बात थी, तो आप समझते हैं कितना रवैया कल तब्दील हो गया शहर में? सर मैं ये बस इतना कहना चाहूँगी कि मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल डॉक्टर बनने से पहले मैं पेशेंट ज़रूर बन जाऊँगी इस हुकूमत में। आप लास्ट क्या कहना चाहेंगी आप? कुछ भी कहने की चाहती, अगर महंगाई कम करें, गरीब आवाम का सोचें, स्टूडेंट्स का सोचें, और बस स्टूडेंट का सोचें, और इनकी बात के डॉक्टर बनने से पहले मरीज बन जाएंगे। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए महंगाई के मारे आवाम, पेट्रोलियम प्राइस में इजाफा, इस पर गुफ्तगू, हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू महंगाई के मारे आवाम पर। डेली वेजर्स, ये रिक्शा ड्राइवर्स और दीगर लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक? क्या करते हैं आप? मैं तो बेरोजगार हूँ, नौकरी की तलाश है।
नौकरी की तलाश है, ऊपर पेट्रोल 60 रुपए बढ़ गया, तो कैसा महसूस करते हैं आप? मेरा बेटा, ये तो जो गवर्नमेंट आती है तो गरीब आवाम तो पिसती है। इसको ना हम कुछ हल कर सकते हैं ना आप लोग हल कर सकते हैं। आप सिर्फ फॉलो कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन हल गवर्नमेंट के हाथ में है। जब तक वो आवाम को रिलीफ नहीं देगी तो आवाम कहाँ से लेके आएगी? चोरी नहीं कर सकेगी, ढाका नहीं जाएगी, बच्चों को पालना है ना, मजबूरी बेचारे ये लोग मेहनत कर रहे हैं। हम जैसे वो नौकरी नहीं मिली तो इनका क्या हाल है? ये किस तरह से अपने घर को मैच कर रहे होंगे, लेकिन आवाम नहीं, गवर्नमेंट नहीं समझेगी। क्यों? वो ऐसे कमरे में बैठे होंगे, पूरा हो रहा है। गरीब किसको कहते हैं? गरीब ये हैं, एसी में बैठने वाला गरीब नहीं है, जो उनके घर की झाड़ू पोछे करने वाला वो गरीब नहीं है। गरीब ये हैं, ये रात दिन रोडों पर धक्के खाते हैं, अपने बच्चों के लिए दाल रोटी का आशा करते हैं, और फिर नहीं मिलती तो फिर जाके भूखे सो जाते हैं। हम जैसे रोडों में फिर रहे होते हैं। तो ये मेरा बच्चा, अगर कोई इसका कोई हल है तो गवर्नमेंट के हाथ के अंदर है। ये एक रिक्शा ड्राइवर भी आया। क्या पहले रिक्शे का किराया कितना था, अब कितना है? 60 रुपए जो पेट्रोल अचानक बढ़ गया, उससे आपकी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ा है? भाईजान, पूरे दिन हम लोग सारे दिन चलते हैं, 500-600 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो रही, क्योंकि कारोबार नहीं है ना। कारोबार होता है, सारी चीज़ें होती है। आवाम रोडों पे पैदल चल रही है, रिक्शे में कहाँ बैठेगी? बसों में नहीं बैठ रही। 50 रुपये किराया है बस का, वो कहाँ से देगी 50 रुपये? जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी है, मतलब अब ये रिक्शे में बैठेगा या बस में बैठेगा? कोई काम भी पाकिस्तान में सही नहीं हो रहा, बिल्कुल। 5-6 साल से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। इससे रोजगारी की हुकूमत में अच्छा था, हम लोग खाते पीते थे, कारोबार सही था। रोजगारी सही था, इसका मतलब? सही नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ सही। हुकूमत उनकी सही थी, हुकूमत सही था, कारोबार ठीक चल रहा था। चले, आप बताइएगा, अचानक 60 रुपए इजाफा कर देना पेट्रोलियम प्राइस में कितना मुश्किल है? सारे आवाम को मुश्किलात है। ये 60 रुपए से खाली ये पेट्रोल नहीं बढ़ा है मेरे भाई, इसमें चीनी, टमाटर, दाल, सब्जियां सब कुछ बढ़ा है। अभी यहाँ पेट्रोल बढ़ गया, वहाँ पे और बजट बढ़ गया। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, और हमारे अलावा जो आगे गरीब तबका है उसके लिए इससे ज़्यादा और ज़्यादा मुश्किल हो गया। आवाम से, गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि भाई थोड़ा सा नरमी करें हम लोगों के साथ, गरीबों के साथ। वो लोग 2000 रुपये का बोल रहे, 2000 रुपये में क्या होगा? 2000 रुपये में तो आटे का तेल ही नहीं आ रहा है। 2000 रुपये में हम लोग क्या करेंगे? 2000 रुपये हमारे से ले हुए। कौन ले आपसे? शहबाज शरीफ ले ले, उसके कपड़े तो नहीं बिक रहे ना, हम 2000 रुपये दे देगा उसको। आप बताएं, महंगाई में इजाफा हुआ है। महंगाई हमारा ये चमड़ा रह गया, ये चमड़ा निकालो हमारा खाली। महंगाई 32 साल मुझे रिश्ते में हुआ है, 32 साल से मैं रखा चला रहा हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक मुझे देने वाला है। लेकिन इनकी वस 10 में होता ना तो ये चमड़ा रह गया, ये आधा इन लोगों ने काटा है, आधा और भी काट लेता। अब महंगाई लोगों को देखो कहाँ से कहाँ तक, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? वो क्या करेंगे गरीब आदमी? गरीब आदमी क्या कर सकते? पहले कहते थे इमरान खान को भगाओ, इमरान खान को भगाओ। अब शहबाज साहब आया, शहबाज साहब ने हमारे लिए क्या किए? 30 रुपये एक दफा बढ़ाया, 40 रुपये और बढ़ाया, 200 रुपये कीमी बढ़ाया। तो आखिर हम लोग क्या करें? टीटी निकाले, टिकटियाँ करे, चोरी करे, ये हम लोग के ऊपर है। गरीब आवाम क्या करेगा? कहाँ जाएंगे गरीब आवाम? आखिर कहाँ पर जाएंगे? किसके पास जाके रोए? एक अल्लाह है, रसूल है, हम उसके पास रोएंगे या अल्लाह पे रहम करने वाला है। लेकिन ये सरमायादारा जो है, जितने शहबाज शरीफ है, जितने भी है, कोई भी हो, ये कोई किसी गरीब आदमी का काम नहीं आ सकते। वो जो मदलार है वो यूँ गिरवान खोल के बैठा हुआ एशियो में, और हम लोग तरसते रहते सारे दिन। ये प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हाय, ये महंगाई के मारे आवाम का जीना हो गया है दोबर। ये रिक्शा है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ अभी। इस रिक्शे में कोई ज़माना था कि हर एक शख्स जो है इस रिक्शे को अफोर्ड कर सकता था, और इस रिक्शे में चढ़ के अपने जो मुआशी ज़िंदगी है वो उसका गुजारा कर लेता था। रिक्शे वाले का भी गुजारा होता था, और सफ़र करने वाला भी अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच जाता था। लेकिन अब की महंगाई में 60 रुपये तक का इजाफा होने के बाद सूरत हाल ये कि गरीब बंदे का गुजारा ही नहीं हो रहा। रिक्शे में बैठना, सफ़र करना तो एक बहुत बड़ी बात है। आप पैदल भी चल नहीं सकते। अगर पैदल चलते हैं तो आपसे स्नैचिंग हो जाती है। रिक्शे में आप अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनिए खल्क़े खुदा की आवाज़ क्या कहते हैं महंगाई के मारे ये आवाम। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद दीगर स्टेक होल्डर से भी गुफ्तगू करेंगे। यस व्यूअर्स, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू माशी सूरत हाल, एनर्जी क्राइसिस, पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतें और महंगाई।
महंगाई के मारे आवाम हैं शदीद परेशान, तो दूसरी जानब ट्रांसपोर्टर्स भी किराया बढ़ा रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, और जो गरीब लोग मिनी बसेस में सफ़र करते हैं, इंटर ट्रांसपोर्ट, इंटर प्रोविंसेस में जो ट्रांसपोर्ट चलती है, उनके जो तमाम तर गाड़ियाँ हैं उनमें किराया बढ़ा दिया गया है। तो एक गरीब बंदे का जीना महाल हो गया है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आज बन रहे हैं गरीब मज़दूर आवाम की आवाज़, और इसी सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं जानी मानी पहचानी शख्सियतें, ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर भी रह चुके हैं, उसी के साथ साथ एक सीनियर शख्सियतें जो इकनॉमी की मुआशी सूरत हाल से लेकर जो एक्चुअल क्राइसिस हैं उस पर भी अच्छी खासी गिरफ्त रखते हैं, सीनियर हैं इरशाद बुखारी साहब। इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला, बड़ी मेहरबानी। आप बड़े अरसे से ट्रांसपोर्टर्स के इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, वो ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हों या गरीब मज़दूर लोगों के मसाइल हों, आप मज़दूरों की रहनुमाई करते हैं। क्या समझते हैं, माजी की हुकूमत, अब की हुकूमत, गरीब लोगों का तो माजी में भी जीना महाल था, अब भी जीना महाल है? मैं समझता हूँ जी कि माजी में भी महंगाई रही, और जैसे आपने कहा मुश्किलात तो हर दौर में गरीब के लिए होती है, लेकिन इतना ज़्यादा विद इन ए वीक 60 रुपये इजाफा डीजल पेट्रोल की कीमतों में हो जाना मेरे ख्याल में ये काबिल यकीन भी नहीं था, न है। लेकिन जैसे IMF के हवाले से बात होती है, एक बाशऊर शहरी होने के नाते मैं उस मजबूरी को भी समझता हूँ, लेकिन ये बात वो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं इस महंगाई को जो पैसे वाले लोग हैं, अपर क्लास या लोअर मिडिल क्लास भी किसी हद तक सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन गरीब जो है वो कतई भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। एकदम 60 रुपये लीटर पे बढ़ जाना मेरे ख्याल में हर तबके के लिए, लेकिन खुसूसन हमारे ड्राइवर कंडक्टर जो हैं, हमारा लेबर जिसके हवाले से आपने बात की, वो तबका जो है, पहली तो बात ये मैं करूँ कि हमारी रिक्शा में अगर कोई सफ़र करता है या टैक्सी में या बस में, खुसूसन बस मिनी बस कोच में, तो वो गरीब आदमी होता है। अब गरीब आदमी का जहाँ 100 रुपया किराया लगता था, अब अगर 200 या 300 हो गया, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा उस आदमी के साथ ज़्यादती है। और हुकूमत से हम तवक्को तो ये नहीं कर रहे थे कि इतने ज़्यादा कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन अगर उनके पास कोई जवाब भी है तो फिर हुकूमत का ये काम भी है आइनी तौर पे कि आवाम के लिए मुतबादल रास्ते तलाश करना, उनको मुतबादल फैसिलिटी देना। देखें, ये ट्रांसपोर्टेशन का मसला ये होता है, ये डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ना सिर्फ गाड़ी वालों को ही इफेक्ट नहीं करता, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन और भी जो सामान इधर उधर से लाना, गुड्स ट्रांसपोर्ट से सारी ट्रांसपोर्ट इफेक्ट करती है। जब उनका खर्चा बढ़ता है तो अशियाए ज़रूरत की, अशियाए खुर्दनोश की चीज़ों का खर्चा खुद बहुत बढ़ जाता है। W11 जो शान थी हमारी कराची की, आज वो W11 हमें रोड पे नज़र नहीं आती। वो W7, G7, D7 ऐसी गाड़ियाँ जो पुरानी मुस्लिम कमर्शियल इस किस्म की गाड़ियाँ थी जो एक हमारी शान थी, अब वो नज़र नहीं आ रही। आप कह रहे हैं कि अल्टरनेट देना होगा, अल्टरनेट आपके पास क्या है जो आप सजेस्ट करें? देखिए जी, हमारे पास अल्टरनेट तो ये है कि एक कोटा मुकर्रर करें कमर्शियल गाड़ियों के लिए विद इन द सिटी। सारी दुनिया को ना देना, आप जो पैसे वाले लोग हैं उनको पेट्रोल महंगा भी दें तो ले सकते हैं ना। हम वो लोग जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, रिक्शा, टैक्सी, बस, मिनी बस, कोच, आप इनका एक कोटा मुकर्रर करें और उस पर ऐलान करें कि इनको फी लीटर इतनी रियायत दी जाएगी। मेरे नज़दीक तो यही एक तरीका है, उसके अलावा तो कोई नहीं, फौरी तौर पे। नहीं तो हम गवर्नमेंट की तरफ देखते रहे जी आपको फलां गवर्नमेंट देगी, फलां देगा। ट्रांसपोर्टर को कोई कभी इस तरह का इंसेंटिव नहीं मिला, कभी भी ना हमें कोई देता है। इसका तरीकाकार यही है कि हाँ, उस जो शहर में चलने वाली गाड़ियाँ हैं, जो इंटर सिटी रूट चलने वाली है, इंटर प्रोविंशियल चलने वाली, सब के लिए डीजल का, पेट्रोल का एक कोटा मुकर्रर करें, सस्ता कोटा। ये तो एक फौरी तौर पे हल मेरे नज़दीक यही है। इसके अलावा अगर ये कहेंगे जी हम आपको वो उस तरह जिधर लोगों के लिए 2000 रुपये ऐलान किया, हमें तो 1 लाख रुपये भी महीना दे तो हम फ्री गाड़ी के लिए
हम बचत नहीं कर सकते, ना बचा सकते हैं। मैं एक नेक नीति से बात कर रहा हूँ, मुझे किसी सियासी पार्टी से मोहब्बत या नफरत नहीं है, लेकिन अब आपने अगर ये बेड़ा उठाया है, मेरे हिसाब में आपको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन ये एक सियासी बात हो जाती है। आप जो चला रहा था उसको चलाने में हालात ऐसे हो गई है, जो भी सूरत हाल है, तो आप कोई डट के बात करें, बाहर जाएं, आपने चीन के पास गए, चलो जी आपको कुछ मिलेगा, तुर्की के पास गए, सऊदी अरब के पास गए, आप अपने दौर में भी मियाँ साहब आपके पास बहुत पैसे हैं, जरदारी साहब आपके पास बहुत पैसे हैं, ज़रा कुर्बानी दें, इमरान साहब भी दें, सारी दुनिया दें। जब तक ये जज्बा उबल वतनी नहीं होगा तब तक हमारा मुल्क का काम नहीं चल सकता। बहुत शुक्रिया आपका इरशाद बुखारी साहब। यकीनन इरशाद बुखारी साहब की जो गुफ्तगू है उससे ऐसे लग रहा है कि गरीब भी घबरा गया, खान साहब भी घबरा गए और मौजूदा हुक्मरान भी घबरा गए। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक, ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे कि गरीब का जीना मुहाल हो गया, पेट्रोलियम प्राइस में इजाफा, एनर्जी क्राइसिस में शदीद बहरान। हाई ये महंगाई, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने के बाद, एनर्जी क्राइसिस और जो अब नई हुकूमत आई है उनकी जो मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। पुरानी हुकूमत की क्या खदशात हैं इस वक्त, उस पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है वो जानी मानी शख्सियत है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब गवर्नर रहे, अब साबिक गवर्नर हो चुके हैं, लेकिन PTI के मुतहरिक किरदार भी हैं और उसी के साथ तमाम तर जो इश्यूज़ हैं उन पर अच्छी खासी एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं। गवर्नर साहब, अब गवर्नर से एक्स गवर्नर कहना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है हमें। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। पेट्रोलियम प्राइस एक हफ्ते में 60 रुपये इजाफा, क्या समझते हैं? ये तो अभी और बढ़ाएंगे इसको, क्योंकि ये जिस तरह से IMF के सामने लेटे हैं, क्योंकि इस गवर्नमेंट का अपना कोई मॉरल स्टैंस नहीं है जिसके ऊपर ही खड़े हों। ये मांगे तांगे की हुकूमत, वो जो सहारा इनको मिला हुआ है पीछे, उस सहारे के खड़े हैं। 2 वोट इनके हैं, वो भी इधर से ही तोड़े हुए हैं सारे। सो ये तो इस हुकूमत को भी पता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है और ये आगे नहीं चल पाएगी। ये कोशिश अपनी कर रहे हैं कि किसी तरह वेस्ट को ये अपने साथ मिला लें, चाहे वो IMF हो या और दीगर चीज़ें ताकतें वो वेस्ट की जो इनको सहारा दे सकें, और उनको खुश करने के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं। कल मिफ्ताह इस्माइल ने जो बिजनेसमैन मीटिंग में मस्खरेपन का मुजाहरा करने की कोशिश की कि जिनके जहाज़ हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिनके पास जहाज़ नहीं है वो शायद थोड़ा सफ़र करेंगे। ये सफ़र जो है ना उर्दू से शुरू होकर अंग्रेज़ी के सफ़र तक पहुँच गया, और ये आप लिख लें कि 250 रुपये से ऊपर ले जाएंगे पेट्रोल को। ये इन्होंने ये IMF के साथ बात की हुई है। इनको पाकिस्तानी कौम का कोई दर्द नहीं है। इसी मुश्किल हालात में, इसी इकानमी के अंदर इमरान खान ने जो इक़दाम किए थे, इस इकानमी बेहतर हो रही थी, एक्सपोर्ट्स भी ऊपर जा रही थी, रिजर्व बढ़ रहे थे, हमारे टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, और इसी मामलात के अंदर, इसी चीज़ के ऊपर इमरान खान ने पेट्रोल को कहाँ रोका हुआ था। और उस वक्त ये चीखें मारते थे कि जी बड़ा ज़्यादती है। इमरान खान ने सोचा नहीं हम आएंगे तो 70 रुपये कर देंगे। करें ना 70 रुपये, 70 रुपये करना तो दूर, 70 रुपये की बात नहीं कर सकते, ये 270 की बात ज़रूर कर सकते हैं। आज जो हमारा डॉलर है वो आप देख रहे हैं कि वो 210 रुपये को ओपन मार्केट में छू रहा है, और वो भी अवेलेबल नहीं है। तो ये तो मुल्क को दिवालिया होने की तरफ लेकर जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एनर्जी क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। कराची में 13 घंटे 14 घंटे लाइट चली जाती है, लोड शेडिंग हो रही है। कहते हैं कि माजी की हुकूमत मीन्स खान साहब की हुकूमत, आपकी हुकूमत ने एनर्जी क्राइसिस के लिए कुछ नहीं किया, आज हम भुगत रहे हैं। देखो ये सब क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं कौम को। मेरे जहन में कोई और लफ्ज़ आ रहा है तो मैं कह नहीं पाऊँगा TV पे। जी। प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने जो मुआहदे किए थे उन्हीं प्लांट्स को ये 25% कैपेसिटी पे चला रहे हैं अभी, वो इसलिए कि वो बहुत महंगी बिजली है, बजाय इसके कि ये इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बेस करके अपनी उस पॉलिसी को बनाते जो इन्होंने बनाई थी IPPs के साथ। इनको डैम्स बनाने चाहिए थे, इन्होंने डैम्स नहीं बनाए। जो 3 रुपये की बिजली मिलनी थी वो 30 रुपये की बिजली मिल रही है। आज भी फ्यूल अवेलेबल है रशिया से। रशिया कहते ही इनको लगता है कि इनको गाली दे दी हमने।
आज भी फ्यूल अवेलेबल है 30% कम के ऊपर। रशिया के साथ तो कहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने, खान साहब ने कोई बात ही नहीं की थी ऑयल पर। हमारी उनसे और क्या करने गए थे? वो गंदम पे बात करने गए थे। रशिया, चलो गंदम ही ले लेंगे, वो भी सस्ती मिल रही है। रशिया गए इसीलिए थे कि एनर्जी क्राइसिस आ रहा था, हमें नज़र आ रहा था, और हमने उनसे जाके बात की। 30% कम मार्केट प्राइस के ऊपर वो तैयार थे ऑयल देने के लिए। इंडिया ने ख़रीदा ना, हमने बात नहीं की थी। ये बात कर लें, ये तो रशिया का आर लिखते हुए इनके हाथ कब कपाते हैं कि नाराज़ ना हो जाए इनके आका। ये गुलाम लोग हैं, इन्होंने गुलामी ही की है, ये गुलामी ही करेंगे और ये कौम को भी गुलाम बनाने के चक्करों में लगे। अच्छा, एक चीज़ एक तासर है कि परवेज़ मुशर्रफ आए, उन्होंने कहा कि प्रीवियस गवर्नमेंट के बड़े गंदे वो मैं साफ़ कर रहा हूँ। फिर जरदारी साहब आए, उन्होंने कहा कि मुशर्रफ डिक्टेटर का जो वो किया हुआ है वो साफ़ कर रहा हूँ। उसके बाद आए नवाज शरीफ, उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने गलत किया है। खान साहब आए, उन्होंने कहा पीछे गवर्नमेंट सही नहीं है। अब की गवर्नमेंट कहती है कि ये खान साहब की गवर्नमेंट, ये क्या सिलसिला क्या है? देखें, ये बात ठीक है कि जो गवर्नमेंट आती है उससे पिछली गवर्नमेंट का जो अच्छा या बुरा है वो जहेज़ में मिलता है, वो उसे उठा के चलना उसको पड़ता है। क्योंकि मुल्कों के मुआहदे ऐसे नहीं होते कि जी आपने किया था, आप चले गए तो मैं आ गया तो मैं वो मुआहदा ख़त्म कर दिया। मुआहदों को कैरी ऑन करना पड़ता है, अगर जो अच्छे मुआहदे हो या ख़राब मुआहदे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको जिस वक्त इन्होंने हुकूमत उठाई, इनको नज़र आ रहा था कि अगर इमरान खान 1.5 साल और गुजार गया तो इमरान खान को आगे हराना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दे सकता हूँ। फिगर्स जो हमारी हुकूमत जब मिली थी और जब हमने छोड़ी थी तो क्या हालात थे, आप किसी के साथ चैलेंज भी इसको कर सकते हैं। जो वो रिजर्व थे सारे हर चीज़ का इकोनॉमी के हवाले से, मैं ये मेन हमारे जो थे ना मामला कि हम क्या हमने किस तरह मिली थी गवर्नमेंट हमें और हमने कहाँ छोड़ी गवर्नमेंट। 2018 में जब हमें गवर्नमेंट मिली तो एक्सपोर्ट्स थी 24.7 बिलियन। जब हमने गवर्नमेंट छोड़ी तो 32 बिलियन पे एक्सपोर्ट पहुंच चुकी थी, यानी 30% इंक्रीज़ हमने एक्सपोर्ट में कर दिया था। रेमिटेंसेस हम 60% ऊपर ले गए। जब हमें मिली थी गवर्नमेंट तो उस पर 19.6 बिलियन रेमिटेंस आते थे, जब हमने छोड़ी तो 31.3 बिलियन रेमिटेंस आते थे। इम्पोर्ट्स 28% इंक्रीज़ हुई ड्यू टू कमोडिटी सुपर साइकिल, जो कि यहाँ पे एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी और उसकी जो खाम माल था वो इंपोर्ट करना पड़ता था। करंट अकाउंट डेफिसिट 22% से कम किया हमने। करंट अकाउंट डेफिसिट हमने कम किया। टैक्स कलेक्शन हमने 60% इंक्रीज़ किया, यानी अगर इसके हम प्राइस देखें तो टैक्स प्राइस उसकी 3.8 ट्रिलियन थी और हमने 6.1 ट्रिलियन पे छोड़ी उसको। स्टेट बैंक रिजर्व हमने 77% इंक्रीज़ किया। जीडीपी ग्रोथ में हमने 24% इजाफा किया। जीडीपी साइज ग्रोथ में टोटल हमने 12% इजाफा किया। एक्सटर्नल डेट हमने कम किया, पेड ऑफ किया डेट हमने, उतारा कर्जा हमने, पेमेंट्स किए। 17% डिक्रीज़ किया हमने डेट पाकिस्तान का। टैक्स रिफंड 109% इंक्रीज़ किया हमने। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो आई पाकिस्तान में 157% आई। वीट प्रोडक्शन 9% बढ़ी, राइस प्रोडक्शन 25% बढ़ी, मेज़ प्रोडक्शन 64% बढ़ी, शुगर केन 6.6, शुगर प्रोडक्शन 15%। बिग डैम्स इनिशिएटेड जो हमने शुरू किए डैम बनाना, जिसकी हमसे बात कर रहा था, 600%। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की हमने 45% ज़्यादा। ये झूठ बोलते हैं कि हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाई, इन्होंने नहीं बनाई, ये बंद कर रहे हैं। आप मुझे बता दें 12 घंटे की लोड शेडिंग कब हुई इमरान खान के दौर में? ये कर रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं। वही प्लांट लगे हुए ना, प्लान क्या नहीं किया इमरान खान ने? चलाए? ये चला नहीं सकते, इनके पास पैसे नहीं है उनको चलाने के। इन्होंने पैसा तो उड़ा दिया इन्होंने। आदत तो इनकी काबीना जो है वो हनीमून पे घूम रही है, कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई जापान, कोई ये तो रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं और वो सारा वही चक्कर है। और इधर जो शहबाज शरीफ है वो भी तूफ़ानी दौरे पे पाकिस्तान आते हैं कभी कभी, वो भी घूम रहे हैं फिर। वो टर्की के पास पहुंच गया पैसे मांगने, इमेजिन करो, जिसकी अपनी इकॉनमी शटर हो रही है, उनको खुद ज़रूरत है पैसों की, ये वहाँ पहुँच गए। डेस्परेशन आप इसकी देखोगे, कोई सर पैर नहीं है, कोई रास्ता नहीं, कोई पता नहीं किधर जाना है, ले जा रहा है, शौक चला जा रहा हूँ। अच्छा, ये खान साहब का बयान आया कि 3 टुकड़े मुल्क के करने के हवाले से, अब क्या लगता है कि पीटीआई का एक तासुर ये दिया जा रहा है कि पीटीआई चाहती है कि या हम खेलें या फिर ग्राउंड उड़ा दें? नहीं, खान साहब ने ये नहीं कहा, उसको आपने थोड़ा सा गलत तरीके से पेश किया गया मीडिया में। खान साहब ने ये कहा कि इकॉनमी जब शटर होती है तो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे मुल्क आते हैं।
रशिया की इकॉनमी जब शटर हुई तो पूरा यूएसएसआर जो रशिया था वो टूटा, उस सोवियत यूनियन वाला, सोवियत यूनियन के कई टुकड़े हुए, हाँ, उनके हशर हो गया, कितने मुल्क बन गए उसमें से टूट टूट के। वो वजह क्या थी? सिर्फ इकोनॉमिक सस्टेनेंस ख़त्म हो गई थी। इकोनॉमिक सस्टेनेंस का वो ये बता रहे थे कि कितना बुरा इम्पैक्ट आता है जब इकोनॉमिक सस्टेनेंस ख़त्म होती है तो फिर आपसे सौदेबाजी की जाती है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर के ऊपर बुरी निगाह से देखा जाता है। मुझे यकीन है कि हमारे न्यूक्लियर एसेट्स मजबूत हाथों में है, सेफ हाथों में है। आज तक वो मजबूत हाथों में रहे, सेफ हाथों में रहे, इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। लेकिन हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है इससे पहले कि कोई हमारी न्यूक्लियर एसेट्स या हमारे वतन अजीज़ की तरफ मैली आँख से देखे कि या इसको तोड़ दें, ये न्यूक्लियर एसेट ले लें, ये फलां कर दें। साजिशें होती हैं वो उसी वक्त होती हैं जब आप इकोनॉमिकली वीक हो जाते हैं। अच्छा, पीटीआई मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाहती है, कहीं पर लॉन्ग मार्च, कहीं पर कराची में भी देखा हमने मुख्तलिफ ये मौक़िफ़ है गवर्नमेंट का, और ये कहा जा रहा है कि अब अगर कुछ भी हुआ तो गिरफ्तारियाँ होंगी। गिरफ्तारियाँ तो पहले भी इन्होंने की है। हमने तो जब इन्होंने लॉन्ग मार्च किया, अभी हमारी हुकूमत से ख़त्म होने से 3 महीने पहले बिलावल जरदारी लॉन्ग मार्च कर रहे थे, महंगाई मुकाम मार्च, उसमें दोनों खड़े हुए थे, शहजादे शहजादियाँ उसके ऊपर। हमने तो नहीं रोका, ये तो महंगाई मुकाने आए थे, इन्होंने तो कौम को ही मुका दिया। मुझे बताएं कि इन्होंने जो महंगाई मुकाम मार्च किया था उस दिन क्या प्राइसेस थे चीज़ों के और आज क्या प्राइसेस हैं चीज़ों के। अब कौन निकालेगा मार्च? और हमने जब मार्च निकाला तो ये डर गए, इन्होंने कंटेनर्स लगाए, शहर को बंद किया, मुल्क को बंद किया, लोगों को मारा, लोगों के घर घुसे हैं, औरतों को, बच्चियों को इन्होंने तंग किया है और लोगों को उठा के ले गए, पर्चे कटे हैं, मेरे खिलाफ पर्चे कटे। कौन सी दहशतगर्दी कर रहे थे हम भाई जो आपने पर्चे काट दिए? सिंध हुकूमत के साथ काम किया एज ए गवर्नर, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सिंध हुकूमत के साथ एक्सपीरियंस मेरा मिला जुला रहा। कभी एक पेज पे तो नहीं आए? बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि हम एक पेज पे नहीं आए। बड़े सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो हम एक पेज पर आके एग्जीक्यूट कर सकते थे। बंडल आइलैंड एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा था, बड़ी मुश्किलों से ग्रीन लाइन एग्जीक्यूट करवाया मैंने। ये मैं जानता हूँ कि कितना मुश्किल था। उसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। फिर हम फायर एक्सटिंग्विशर, फायर टेंडर्स हम जो लेकर आए 52 के करीब, वो हमने ला के यहाँ पे KMC को दिए। ये वफाक का काम नहीं था, ये सूबे का काम है, लेकिन वो खान साहब की ख्वाहिशात होती हैं कि मैंने करना है कुछ शहर के लिए, तो उसके लिए। बाकी बहुत सारे मंसूबे ऐसे थे जो डिले हुए हमारी अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से। इसमें K4 सबसे बड़ा मंसूबा है। फिर K4 के ऊपर भी एग्रीमेंट हो गया कि वफाक का काम क्या है और इनका काम क्या है, ताकि अलहदा काम करें, फंसे नहीं एक दूसरे के साथ। लेकिन हमेशा मैं मुराद अली शाह को भी हमेशा ये मैं कहता रहा कि भाई आप CM हैं, सूबे के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आपके पास है, मैं वफाक को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे पास वज़ीर आज़म का कॉन्फिडेंस मेरे पास। तो हम पॉलिटिक्स से हट के कोई सूबे के लिए, शहर के लिए काम ना करें, ऐसा ना करें हम। तो मैं उन्हें कहता था कि सियासत को आप एक तरफ रखें, वो जो सियासी बयानात होते हैं, सारी चीज़ें थी, उनको एक तरफ रखें। जो काम करने की चीज़ें हैं उसमें तो हम कोऑर्डिनेट करके चलें साथ। बट वो अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसे वर्किंग इक्वेशन बन नहीं सकी। कोशिश की काफ़ी, बट जो आइडियल मेरे जहन में था कि हमारे इस तरह मिलकर हमें काम करना चाहिए, हो नहीं सका। कौम के नाम कोई पैगाम? क्योंकि कौम तो अब घबरा चुकी है। कौम के नाम क्या पैगाम नहीं, कौम के नाम पैगाम ये है कि खान साहब ने आपसे उस वक्त कहा था कि घबराना नहीं। अभी भी खान साहब आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जो ही आपके साथ कर रहे हैं इसमें घबराना ज़रूर है। एक इन द शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा, अर्ली इलेक्शन क्यों चाहते हैं आप? इनको मैंडेट है पूरा होना चाहिए 5 साल, उसके बाद इलेक्शन। यही मांग रहे थे इलेक्शन, पिछले 4 साल से इलेक्शन मांग रहे हैं। ये नहीं मांग रहे इलेक्शन। हमारी लेजिटिमेट गवर्नमेंट को गिरा के इलेजिटिमेट लोटों के साथ और मोटों के साथ और छोटों के साथ इन्होंने ये गवर्नमेंट बनाई है, वो ड्यू प्रोसेस के और टोटों के साथ। वो टोटे आप ही के, कराची के भी देखा भी। ये तो वो है ना, वहाँ पे बैठे वो बना रहे हैं। ये टोटों पे चलने वाली हुकूमत है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका मौक़िफ़ भी आपने जाना। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने गुफ्तगू की, महंगाई के मारे आवाम की आवाज़ बनने की कोशिश की। यकीनन प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मेरी कैमरा टीम अब्दुल्ला बदर, मोहम्मद शमशाद और टेक्निकल टीम मोहम्मद इरफान, अमजद जावेद के साथ किसी और प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहा।